अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फखर में खुशामदीद। भारत ने आज अलग सुबह पाकिस्तान पर एक नई आबी जारहियत की है और मकबूजा कश्मीर में कायम सलाल डैम के तमाम स्पिलवेज को अचानक खोल दिया गया है। और इस हवाले से डैम के स्पिलवेज को खोलने के बाद महज रस्मी तौर पर एक लेटर भारत के दफ्तर खारजा की तरफ से उनके अपनी जो यहाँ पर मौजूद एम्बेसी है उस तक पहुँचा और फिर भारतीय हाई कमिश्नर ने उस मरासले को पाकिस्तान तक पहुँचाया कि जनाब हमने स्पिलवेज खोल दिए हैं, अब आगे आप जाने और चनाब जाने, क्योंकि ये जो सलाल डैम है ये चनाब के ऊपर ही बना हुआ है और चनाब इस वक्त पंजाब के अंदर तबाही निकाल के रख दी है। अब इस सूरत हाल में सलाल डैम का स्पिलवेज खोल के एक मरतबा फिर पानी दरियाए चनाब में छोड़ने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के वो तमाम इलाके जो अभी ज़ेरे आब हैं उसमें सैलाब की शिद्दत में मज़ीद इजाफा किया जाए। अहम बात यह भी है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में ये दूसरा मौका है जब भारत की तरफ से बगैर किसी पेशगी इतला के पानी को छोड़ा गया है। इससे पहले दरियाए झेलम के अंदर इंडिया की तरफ से 70,000 क्यूसिक का रेला छोड़ा गया और इस हवाले से भी पाकिस्तान को आगाह करना ज़रूरी नहीं समझा गया। आज सलाल डैम के स्पिलवेज खोलने के बाद पाकिस्तान के हुकाम इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि दरियाए चनाब में मज़ीद 1 लाख क्यूसिक का सैलाबी पानी आएगा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल और ज़्यादा मखदूश होगी। इसके साथ साथ प्रोविंशियल ये जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA पंजाब के DG इरफान अली काठिया का कहना है कि भारत का ये जो माधोपुर हेडवर्क्स है उसके टूटने के बाद अगले 3 से 4 रोज़ में दरियाए रावी में भी मज़ीद 70,000 क्यूसिक का जो पानी है वो जसड़ के मुकाम से दरियाए रावी में दाखिल होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन है ये हर गुजरते दिन के साथ मखदूश होती चली जा रही है, ख़राब होती चली जा रही है और सैलाब अभी जिसे हम कह सकते हैं ना कि अभी रुका नहीं है बल्कि इसकी मज़ीद लहरें आने की तवक्को है। अभी सूरत हाल में सवाल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पाकिस्तान के पास इस सूरत हाल में भारत को जो है वो जवाब देने के लिए कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान भारत की इस आबी जारहियत के इशू को SCO सरबरा इजलास में उठाएगा? इंडस वाटर ट्रीटी की यकतरफा मुअत्तली और सालसी अदालत के फैसले को तस्लीम ना किए जाने पर पाकिस्तान इस मामले को आलमी सतह पर उजागर क्यों नहीं कर सकता? और क्या हम नरेंद्र मोदी की इस नंगी जारहियत और पाकिस्तान की मईशत पर आने वाले इस अरबों डॉलर के नुकसान के बोझ पर खामोश बैठे रहेंगे? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर मैं आपको त्रिमू हेडवर्क्स की बात करूं तो त्रिमू हेडवर्क्स के ज़रिए झंग शहर को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन झंग शहर जो है उसको बचाने की इस वक्त तक की तमाम कोशिशें वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि पानी का दबाव बढ़ता चला जा रहा है और अगले 24 घंटे में त्रिमू हेडवर्क्स के ऊपर मज़ीद पानी आने का इम्कान है। और उसके साथ ये जो हिफाजती बंद हैं इसमें शगाफ डालने के बावजूद भी सूरत हाल अभी काबू में नहीं आ रही। यही सूरत हाल कसूर की है और जो है मुल्तान भी ऐसी ही सूरत हाल का शिकार है, जहां पर आज किसी भी वक्त मुल्तान को बचाने के लिए, मुल्तान सिटी को बचाने के लिए जो महमूद वाला बंद है उसको तोड़ने की जो ऑप्शन है उसको अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि वहां पर भी जो सतलुज है वो काबू से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। इसी दौरान इंडिया का जो दरिया जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत को दिया गया था दरियाए ब्यास, जो बाद अज़ां पाकिस्तान में आकर सतलुज से मिलता है, और ये बहुत अरसे के बाद है कि दरियाए ब्यास के अंदर भी पानी आया है और दरियाए ब्यास आके अब सतलुज के अंदर मिलेगा पाकिस्तानी हदूद के अंदर। इस हवाले से कुछ जो वीडियोज़ हैं हालिया दिनों में, बल्कि कल मैंने सोशल मीडिया पर देखी है कि दरियाए ब्यास जो है इंडिया के अंदर वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है बल्कि सैकड़ों टन वजनी कंक्रीट को भी वो इस तरीके से उठा के फेंक रहा है कि जिस तरीके से ये को कागज़ की बनी हुई किश्ती होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन पाकिस्तान के जो हेडवर्क्स हैं, ख़ास तौर पर ये जो पंजनद हेडवर्क्स है, इसके ऊपर ये दरियाई पानी आने के बाद सूरत हाल ख़राब होगी। अब जिस तरीके से मैंने आपके सामने सवाल रखे हैं कि क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल पर खामोश बैठा रहेगा, तो यकीनी तौर पर ये बड़ा ही
ایک اہم ایشو ہے، کیونکہ ابھی تک پاکستان کے اندر جو سیلاب کی صورتحال ہے، پاکستان نے کسی ایک موقع پر بھی اس سارے معاملے پر انڈیا کے حوالے سے یا انڈس واٹر ٹریٹی پر عمل نہ کرنے پر انڈیا پر کسی طرح کی کوئی تنقید نہیں کی، ماں سوائے احسن اقبال صاحب کے۔ احسن اقبال نے ایک مرتبہ اس بات کا ضرور اظہار کیا ہے کہ انڈیا نے ایک سوچے سمجھی پلاننگ کے تحت یہ جو پانی ہے پہلے اس کو جمع کیا اور پھر اچانک پاکستان کی طرف چھوڑ دیا تاکہ پاکستان جو ہے وہ سیلاب کے اندر ڈوب جائے، اور پھر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی معیشت جو کہ آلریڈی کمزور ہے اس کے اوپر اربوں ڈالر کا بوجھ ڈال دے تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر نہ پاکستان کے وزیر خارجہ نہ ہی پاکستان کے فارن آفس کسی طرف سے بھی انڈس واٹر ٹریٹی کے ایشو کو لے کر کوئی آواز ابھی تک سیلاب کے بعد نہیں اٹھائی گئی، کیونکہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی انٹیکٹ ہوتی اور انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت یہ جو ڈیٹا شیئرنگ ہے یہ پاکستان کے ساتھ ڈیلی بیسس پر ہو رہی ہوتی کہ جناب فلاں ڈیم میں اس وقت پانی کی یہ صورتحال ہے، فلاں ڈیم میں پانی کی یہ صورتحال ہے، تو پاکستان بھی اس صورتحال کے پیش نظر اپنے ڈیمز کو خالی کر سکتا تھا تاکہ وہ جو سیلابی پانی آئے وہ یہاں پر آ کر ایک سیلابی سچویشن کو نہ کریٹ کر سکے۔ لیکن چونکہ انڈیا کی طرف سے انڈس واٹر ٹریٹی پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا اور جان بوجھ کر پاکستان کے ساتھ ڈیٹے کو شیئر نہیں کیا گیا، جس کی بنیاد کے اوپر یہ ساری کی ساری ہنگامی صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اسی طرح انڈس واٹر ٹریٹی کے ایشو کو پاکستان نے انٹرنیشنل ثالثی عدالت کے روبرو بھی اٹھایا تھا اور عالمی ثالثی عدالت کا فیصلہ پاکستان کے حق میں تھا۔ انڈیا نے عالمی ثالثی عدالت کی جورسڈکشن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ورلڈ بینک کی طرف سے قائم کی جانے والی ثالثی عدالت نے بھارت کے اس موقف کو رد کر دیا کہ اس کی جورسڈکشن کسی طرح سے بھی کوسچنیبل ہے، جس کے نتیجے میں انڈیا نے یہ جو عالمی ثالثی عدالت ہے اس کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، جس نے بھارت کی طرف سے انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پر سسپینڈ کرنے کے بارے میں اپنی ورڈکٹ دی تھی اور کہا تھا کہ بھارت انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اس کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی ثالثی عدالت نے بھارت کو پابند کیا کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی پر عمل درآمد کرے، لیکن اس کے باوجود بھی انڈس واٹر ٹریٹی پر عمل درآمد نہیں ہوا اور اس ایشو کو بھی بدقسمتی سے پاکستان انٹرنیشنلائزڈ نہیں کر سکا۔ پاکستان کو اس ایشو کو لے کر بھی مختلف انٹرنیشنل فورمز پر جانا چاہیے تھا، عالمی ثالثی عدالت کے فیصلوں کو جو اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل کے رکن ممالک ہیں ان تک اس فیصلے کو پہنچایا جانا چاہیے تھا، اور اس واٹر وار کے حوالے سے جو پاکستان کے ریزرویشنز ہیں اس سے عالمی برادری کو آگاہ کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے ایسا نہیں ہو سکا۔ اب ایس سی او اجلاس ہے، تیانجن میں ہو رہا ہے، چینی ساحلی شہر ہے اور 2 روزہ وہ کانفرنس ہے، آج اور کل، یہ 2 دن وہاں پر جاری رہے گی ایس سی او سربراہ کانفرنس، اور اس سربراہ کانفرنس کے اندر مختلف ایشوز کو زیر بحث لایا جائے گا۔ اب یہ بھی پاکستان کے پاس اس وقت ایک اچھا موقع ہے کہ وہ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہیوں کی صورتحال سے ایس سی او کے رکن ممالک کو آگاہ کرے، ان کو بتائے کہ پاکستان اس وقت کس طریقے سے انڈیا کے ہاتھوں مجبور ہوا پڑا ہے۔ انڈیا جب چاہتا ہے پانی بند کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے پانی کھول دیتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں آرگنائزڈ پلاننگ نہیں کر پاتا، اور یہ آرگنائزڈ پلاننگ نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت کی صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، جس میں اس وقت پاکستان کا 35% حصہ زیر آب ہے، اور سندھ میں جب یہ سیلابی ریلا داخل ہوگا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ جاننے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو آگاہ کرنا چاہیے کہ جناب اس طرح کی صورتحال کے اندر ہمارے پاس جو رسپانس ٹائم ہے وہ بہت ہی زیادہ محدود ہے۔ میں اگر آپ سے یہ جو حالیہ تباہ کاریاں ہیں سیلاب کی، اگر میں اس کی آپ کے ساتھ مختصر تفصیل شیئر کروں تو جو کہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے جاری کی گئی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے۔ اس نقصانات کے ابتدائی تخمینے
के मुताबिक ये बात बताई गई है कि दरियाए चनाब सतलुज रावी में तोगयानी के सबब सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद, झंग, कसूर समेत कई अजला में सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। चनाब और सतलुज के बिफरने से पंजाब के 2308 मोज़ाजात ज़ेरे आब हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और इस वक्त तक तकरीबन 15 लाख अफराद को नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं और मज़ीद 3 लाख अफराद अगले 24 घंटों में नकल मकानी उनकी कराई जाएगी। मजमूई तौर पर अब तक ये सैलाब से 33 अफराद जाँ बहक हुए हैं और अब जो बारिशों का नया स्पेल आ रहा है उसके नतीजे में भी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। लाहौर में मूसलाधार बारिश के सबब जो आज अलग सुबह हुई है, उसके बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मुल्तान में भी बारिश हुई है, वहाँ पर भी रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पाकपतन में ये जो आबी रेला है उसने तबाही मचाई है, मुतद्दद बंद डूब गए हैं, कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं, मुतद्दी अमराज भी फैलना शुरू हो गए हैं और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी जो सैलाब की सूरत हाल है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। तो ये इस वक्त की तमाम सूरत हाल है जो मैंने अभी आपकी खिदमत में रखी और ये इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा कर रही है। पाकिस्तान के लिए ये एक वेकअप कॉल है कि उसके लिए इस वक्त खामोश बैठना किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। पानी वाक़ियतन ज़िंदगी और मौत का मसला है। पानी ज़्यादा हो जाए और पानी सैलाबी सूरत इख्तियार कर ले तब भी मौत है, और पानी ना हो और पानी ना होने की सूरत में खेत बंजर हो जाएं तब भी मौत है। तो हर दो सूरतों के अंदर नुकसान पाकिस्तान का है क्योंकि हम डाउन स्ट्रीम पर मौजूद हैं। इंडिया ऊपर होने की वजह से, मिड स्ट्रीम होने की वजह से वो इस सूरत हाल का बेनिफिट लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सैलाब की वजह से इंडिया में तबाही नहीं आई, लेकिन इंडिया ने अपनी तबाही को कंट्रोल करने के लिए या उसके असरात को कम करने के लिए पानी को हथियार बनाकर पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह आजमाया है, जिस तरह चलाया है, वो यकीनी तौर पर ना सिर्फ काबिल मुज़म्मत है बल्कि पाकिस्तान से तकाजा करता है कि वो इस सूरत हाल पर दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखे। और पाकिस्तान जब तक ये जो इंडिया की जारहियत थी 6 और 7 मई और 9 और 10 मई को, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रखकर दुनिया को कायल किया था कि इंडिया ने पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर महज पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया, इसी तरीके से पाकिस्तान को दुनिया को आगाह करना चाहिए कि इंडिया पानी को हथियार बनाकर पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ एक नई जंग की शुरुआत कर रहा है और इस पर इंडिया के हाथों को रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसको पाबंद करना ज़रूरी है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी पर अमल दरामद करे। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।